हमने उनको कभी अपनी आंखों से नहीं देखा, फिर भी हम जानते हैं कि वो मौजूद है। कभी घने स्टार क्लस्टर्स में छिपकर, तो कभी हमारी गैलेक्सी की धूल भरी राहों से गुजरते हुए, जहां ये तारों को अपना शिकार बनाते हैं या ग्रहों को समूचा निगल जाते हैं। हमारी मिल्की वे में ऐसे लाखों ब्लैक होल्स हो सकते हैं जो मरे हुए तारों के बेहद घने अवशेष होते हैं। लेकिन अब हमारी गैलेक्सी से बहुत दूर इस यूनिवर्स में कहीं कुछ ज्यादा खतरनाक होने के सबूत मिले हैं। ब्लैक होल्स की एक ऐसी नस्ल जिनका आकार और जिनकी विनाशकारी ताकत हमारी सोच से भी परे है। आखिर ये कितने बड़े, कितने हिंसक और कितने अजीब हो सकते हैं? विज्ञान शो पेश करता है द लार्जेस्ट ब्लैक होल्स इन द यूनिवर्स। एस्ट्रोनॉमी के इस नए युग ने हमारे सामने एक ऐसे यूनिवर्स को खोलकर रख दिया है जो हमसे लंबे समय तक छिपा हुआ था। स्पेस में भेजे गए हाईटेक इंस्ट्रूमेंट्स को लाइट के हाई एनर्जी फॉर्म्स यानी एक्स रेज और गामा रेज को पहचानने के लिए बनाया गया है। ये वो रोशनी है जिसे हमारी आंखें नहीं देख सकती और जो हमारे एटमॉस्फेयर के पार नहीं जा पाती। और यहां धरती पर बेहतरीन टेलीस्कोप ऐसी टेक्नोलॉजी से लैस हैं जो एटमॉस्फेयर के धुंधलेपन को हटाकर साफ तस्वीरें ले सकती हैं। और ये टेलीस्कोप यूनिवर्स के उन दूर दराज कोनों में झांक रही है जहां रोशनी और एनर्जी का विशाल भंडार है। कुछ दूर की गैलेक्सीज में वैज्ञानिकों को अब ऐसे सबूत मिल रहे हैं जिनसे पता चलता है कि स्पेस और टाइम दोनों ही जबरदस्त धमाकों से बिखर रहे हैं। ये इतने विशाल हैं कि यकीन करना मुश्किल है। हम तो बस अभी ये समझना शुरू कर रहे हैं कि इन धमाकों का हमारे यूनिवर्स पर आखिर क्या असर हुआ, गैलेक्सीज का आकार कैसे बना, वो एलिमेंट्स कैसे फैले जिनसे तारे और ग्रह बनते हैं, और सबसे बढ़कर खुद हमारी पृथ्वी का अस्तित्व कैसे बना। इन धमाकों की वजह की खोज ने हमें कॉस्मिक इतिहास में एक नई समझ दी है। साल 1995 में हबल स्पेस टेलीस्कोप को इसी इतिहास की कड़ियां जोड़ने के काम पर लगाया गया। वैज्ञानिकों ने आसमान में तारों के बीच मौजूद खाली जगहों को चुना। और फिर कई दिनों तक हबल की पैनी नजर यूनिवर्स के दूर दराज के इलाकों पर टिकी रही। इन हबल डीप फील्ड इमेजेस ने हमें यूनिवर्स के शुरुआती दिनों की कुछ बेहद साफ तस्वीरें दिखाई। वैज्ञानिकों का ध्यान सबसे छोटी गैलेक्सी पर गया जो हबल के डिटेक्टर पर महज कुछ पिक्सेल्स के बराबर थी। इनमें से ज्यादातर का आकार आज की बड़ी गैलेक्सीज की तरह स्पाइरल या एलिप्टिकल नहीं था, बल्कि यह तारों का एक बेढंगा बिखरा हुआ सा झुंड था। हबल डीप फील्ड ने एक पुराने विचार को सच साबित कर दिया कि यूनिवर्स का विकास छोटे छोटे टुकड़ों के जुड़ने से हुआ होगा, जिसमें छोटी गैलेक्सीज धीरे धीरे मिलकर बड़ी गैलेक्सी बनती गई। आप इस होते हुए बदलाव का सबूत आज भी यूनिवर्स में देख सकते हैं। कई गैलेक्सीज एक दूसरे का चक्कर काट रही हैं, कुछ आपस में टकरा रही हैं, तो कुछ एक दूसरे को चीर रही हैं। इस पूरे घटनाक्रम में ग्रेविटी का एक अहम रोल होता है,
जैसे जैसे ये गैलेक्सीज पास आती हैं, वे तारों और गैसेस का लेन देन करती हैं और वक्त के साथ मिलकर और भी बड़ी कॉम्पोजिट गैलेक्सीज बन जाती हैं। इसी को कॉस्मिक इतिहास की हायरार्किकल थियरी कहा गया, यानी यूनिवर्स ने छोटी छोटी चीजों से मिलकर विशाल रूप लिया और इनकी संरचनाएं वक्त के साथ बड़ी और बड़ी होती गईं। हवाई के मौना केआ ज्वालामुखी की चोटी पर मौजूद सुबरू ऑब्जर्वेटरी की एक टीम ने अब तक की सबसे पुरानी गैलेक्सीज में से एक की जांच की। इसकी रोशनी को हम तक पहुंचने में करीब 13 अरब साल लगे। ये उस दौर का एक संदेश था जब यूनिवर्स बिल्कुल नया था। इस चीज को क्वेजर के नाम से जाना जाता है, यानी क्वाजी स्टेलर रेडियो सोर्स का शॉर्ट फॉर्म, और इसने एक हैरान करने वाला राज खोला। इसके केंद्र में एक छोटा सा हिस्सा इतना ज्यादा चमकीला है कि वैज्ञानिकों का मानना है कि ये रोशनी तारों के किसी झुंड से नहीं बल्कि एक ही भीमकाय चीज से आ रही है, जिसका मास हमारे सूरज से कम 1 अरब गुना ज्यादा है। ये चमक तब पैदा होती है जब गैस इस चीज पर गिरती है और बेहिसाब गर्म हो जाती है। इतनी शक्ति पैदा करने वाली सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, एक घूमता हुआ बवंडर, जहां स्पेस अचानक एक विशाल ब्लैक होल के अंधेरे में समा जाता है। अब वैज्ञानिकों के सामने सवाल यह था कि यूनिवर्स के इतिहास में इतनी शुरुआत में ही ये ब्लैक होल इतना बड़ा कैसे बन गया। इसकी कहानी शायद तारों की पहली पीढ़ी से शुरू हुई, जिन्हें पॉपुलेशन 3 स्टार भी कहा जाता है। माना जाता है कि ये तारे हाइड्रोजन से बने थे और सूरज से सैकड़ों गुना ज्यादा भारी थे। ये विशाल तारे बहुत तेजी से और बहुत गर्मी के साथ जले और इनकी उम्र बहुत कम थी। एक तारा किसी कॉस्मिक प्रेशर कुकर जैसा होता है। इसके कोर में ग्रेविटी का जबरदस्त दबाव इतनी गर्मी पैदा करता है कि एटम्स टूटकर फिर से जुड़ जाते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के एलिमेंट्स मिलकर कैल्शियम, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और आखिर में आयरन जैसे भारी एलिमेंट्स बनाते हैं। जब किसी तारे के कोर में बहुत ज्यादा आयरन जमा हो जाता है तो वो अपने ही वजन तले ढहने लगता है। इससे एक शॉक वेव बाहर की ओर निकलती है जो सचमुच तारे को एक सुपरनोवा धमाके में उड़ा देती है। और जिस पल तारा मरता है, अगर उसके कोर में काफी मैटर गिर जाए तो वो एक ही बिंदु में सिमट सकता है और एक ब्लैक होल बन जाता है। तारों और ब्लैक होल्स की पहली पीढ़ियों ने कॉस्मिक मंच पर तब कदम रखा जब चारों ओर जबरदस्त उथल पुथल थी। शुरुआती गैस के बादलों में तारे घने झुंडों में पैदा हो रहे थे और इन्हीं से ब्लैक होल्स बने, जिन्होंने अपने आसपास के मैटर को तेजी से निगलना शुरू कर दिया। शुरुआती यूनिवर्स का एक कंप्यूटर सिमुलेशन दिखाता है कि ये भूखे राक्षस कितनी तेजी से बड़े हो सकते थे। कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का यह प्रोजेक्ट शुरुआती यूनिवर्स के 100 मिलियन लाइट ईयर्स से भी बड़े हिस्से को रिक्रिएट करने के लिए बनाया गया था। यह दिखाता है कि कॉस्मिक इतिहास के पहले 1 अरब सालों में क्या क्या हुआ था।
इस वर्चुअल यूनिवर्स को कुछ इक्वेशंस चलाती हैं जो गैस की बनावट, तारों के जन्म से निकलने वाली एनर्जी और फैलते हुए स्पेस और टाइम को दर्शाती हैं। नतीजा एक पेचीदा कॉस्मिक जाल जहां ग्रेविटी मैटर को धागों और गांठों में खींच रही है, ठीक एक मकड़ी के उलझे हुए जाले की तरह। और इन्हीं सबसे घने इलाकों में सबसे बड़ी गैलेक्सीज और ब्लैक होल्स ने जन्म लिया। यहां ये सर्कल्स डेटा में ब्लैक होल्स को दिखा रहे हैं। जैसे जैसे ये अपने आसपास की चीजों को निगलकर भारी होते जाते हैं, ये सर्कल्स भी बड़े होते जाते हैं। इनमें से कुछ जो सबसे बड़ी गैलेक्सीज में हैं, अल्ट्रा मैसिव बन जाते हैं, सूरज के मास से भी अरबों गुना ज्यादा भारी। ये ब्लैक होल्स सिर्फ गैस नहीं निगल रहे थे, ऑर्बिट में घूम रही चैंड्रा एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी को दूर की गैलेक्सीज में तेजी से बढ़ते हुए ब्लैक होल्स की जासूसी के लिए भेजा गया। वैज्ञानिकों ने गैस और तारों के उन हिस्सों को खोजा जो एक्स-रे लाइट में बहुत गर्म होकर चमक रहे थे। चैंड्रा ने पाया कि कुछ दूर की गैलेक्सीज के कोर में गर्म जोड़े थे, यानी दो सुपरमैसिव ब्लैक होल्स जिन्हें ग्रेविटी एक दूसरे की ओर खींच रही थी। ब्लैक होल्स अपनी फितरत से इस काले मिलन को टालते हैं। जैसे ही दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, वे एक दूसरे का चक्कर काटना शुरू कर देते हैं। एक ऐसा ऑर्बिट जो शायद हमेशा चलता रहे, यह जानने के लिए कि आखिर वो कौन सी चीज है जो उन्हें मिलने देती है, हमें एल्बर्ट आइंस्टाइन के विचारों को समझना होगा। आइंस्टाइन ने कहा था कि जब भी भारी चीजें तेजी से घूमती हैं, तो वे स्पेस के ताने बाने में हलचल पैदा करती हैं, जिससे उसमें लहरें उठने लगती हैं, ठीक किसी तालाब की सतह की तरह। जब ये लहरें बाहर की ओर फैलती हैं, तो वे अपने साथ उस जोड़े की ऑर्बिट की एनर्जी को भी ले जाती हैं। एनर्जी खोने की वजह से वे धीरे धीरे एक दूसरे के और करीब आने लगते हैं। जब मौत का ये नाच खत्म होता है, तब ये दोनों मिलकर एक और भी बड़ा ब्लैक होल बनाते हैं। ऐसा ही एक पल OJ-287 नाम के एक क्वेजार के लिए शायद करीब आ रहा है, जो हमसे 3.5 अरब लाइट ईयर्स दूर है। इसके आसपास के इलाके में हो रही हलचल से एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स ने अंदाजा लगाया है कि एक और ब्लैक होल इसका चक्कर लगा रहा है। इस भीमकाय ब्लैक होल की अपने साथी पर ग्रेविटेशनल पकड़ को मापकर वैज्ञानिकों ने इसका मास 18 बिलियन सोलर मासेस का अनुमान लगाया है। एक समय था जब OJ-287 अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा ब्लैक होल था, पर अब नहीं। कोमा गैलेक्सी क्लस्टर के ठीक बीच में हमसे सिर्फ 321 मिलियन लाइट ईयर्स दूर NGC 488 नाम की एक विशाल एलिप्टिकल गैलेक्सी है। वैज्ञानिकों ने कई बड़े टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल करके यह मापा कि उसके केंद्र का तारे कितनी तेजी से चक्कर लगा रहे हैं। उस डेटा से उन्होंने केंद्र में मौजूद चीज के मास का हिसाब लगाया, जो कि 21 बिलियन सोलर मासेस निकला, कुछ बिलियन कम या ज्यादा। वैसे तो एक ब्लैक होल कितना भारी हो सकता है, इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं होती है। फिर भी सबसे बड़े ब्लैक होल्स और उनकी होस्ट गैलेक्सीज भी एक हद में बंधे हुए लगते हैं। आखिर उन्हें क्या चीज रोकती है?
इसका जवाब गैलेक्सी क्लस्टर के बनने के तरीके में छिपा है, एक ऐसा पैटर्न जिस पर वैज्ञानिक लंबे समय से गौर करते आए हैं। यह कंप्यूटर सिमुलेशन दिखाता है कि शुरुआती यूनिवर्स में एक गैलेक्सी क्लस्टर कैसे बना। पूरे इलाके की ग्रेविटी हजारों छोटी गैलेक्सीज को गैस की बड़ी बड़ी धाराओं के साथ अपने केंद्र की ओर खींचती है। अगर ऐसा है तो फिर केंद्र में मौजूद गैलेक्सी और उसका ब्लैक होल इस सारे मैटर को अपनी तरफ खींच क्यों नहीं लेते? वे पूरे क्लस्टर को ही निगल क्यों नहीं जाते? इसका जवाब आपको MS0735 नाम के इलाके में देखने को मिलता है। हमसे 2.5 अरब लाइट ईयर्स दूर यह सामान्य रोशनी में एक आम गैलेक्सी क्लस्टर जैसा ही लगता है, लेकिन एक्सरे लाइट में आप देख सकते हैं कि यह गर्म गैस के एक बादल से घिरा है जिसका तापमान करीब 50 मिलियन डिग्री है। इस बादल के बीचों बीच 2 विशाल गड्ढे बने हुए हैं जो 600,000 लाइट ईयर्स तक चौड़े हैं। इनमें से हर एक गड्ढे में हमारी मिल्की वे जैसी 600 गैलेक्सीज समा सकती हैं। अब इसमें क्लस्टर की एक रेडियो इमेज को जोड़ते हैं। आप देख सकते हैं कि मैटर की 2 विशाल धाराएं केंद्र से बाहर की ओर निकल रही हैं। यह साफ इशारा है कि ये गड्ढे उस विशाल केंद्रीय गैलेक्सी के कोर में हुए एक जबरदस्त विस्फोट से बने हैं। केंद्रीय ब्लैक होल से निकलने वाले 2 जेट्स ने ऐसी ब्लास्ट वेव्स पैदा की हैं जिन्होंने इंटरगैलेक्टिक मीडियम बनाने वाली गैस को चीर कर रख दिया है। इन एक्स-रे गड्ढों को बनाने में जो एनर्जी लगी वो हैरान कर देने वाली है। एक हिसाब के मुताबिक कई बिलियन सुपरनोवा के बराबर। असल में इसे बिग बैंग के बाद से अब तक का सबसे बड़ा एकल विस्फोट माना गया है। और ये सब उस ब्लैक होल ने किया जिसका वजन करीब 10 बिलियन सोलर मासेस है। और इस तरह के ब्लैक होल जेट्स पूरे यूनिवर्स में देखे गए हैं, यहां तक कि हमारे अपने कॉस्मिक पड़ोस में भी। यह है मशहूर M87 गैलेक्सी जो वर्गो गैलेक्सी क्लस्टर के केंद्र में है, हमसे करीब 50 मिलियन लाइट ईयर्स दूर। वैज्ञानिक इसके दिल में छिपे ब्लैक होल का सालों से अध्ययन कर रहे हैं और हाल ही में इसका मास 6.6 बिलियन सोलर मासेस का अनुमान लगाया गया है। और यही ब्लैक होल हाई पावर जेट्स की एक जोड़ी को ताकत देता है जो पूरी गैलेक्सी को चीर रही है। पर सवाल यह है कि एक ब्लैक होल जो अंधेरे में गुम रहने के लिए जाना जाता है, आखिर इतनी एनर्जी पैदा कैसे करता है? एक ब्लैक होल को किसी कॉस्मिक तूफान की आंख समझिए, जिसे उसमें गिरने वाले अनगिनत तारे, गैस और दूसरे ब्लैक होल्स लगातार घुमाते रहते हैं। जैसे ही ये मैटर अंदर की ओर बहता है, ये एक घूमती हुई डोनट जैसी चीज बनाता है जिसे एक्रेशन डिस्क कहते हैं। ये डिस्क एक डायनामो की तरह काम करती है। डिस्क के घूमने की गति से मैग्नेटिक फील्ड्स पैदा होती हैं। ये फील्ड्स मुड़कर अंदर आते हुए मैटर के कुछ हिस्से को हाई एनर्जी बीम्स या जेट्स की एक जोड़ी के रूप में बाहर फेंक देती हैं। इसमें कितनी एनर्जी होगी ये ब्लैक होल की ग्रेविटी और इस बात पर निर्भर करता है कि इवेंट होराइजन के पार पहले ही कितना मैटर जा चुका है। तो क्या ये कुदरत का बस एक और खौफनाक नजारा है या फिर इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है?
यूनिवर्स के सबसे बड़े ब्लैक होल्स शायद 10 से 12 अरब साल पहले क्वेजर्स के दौर में अपने चरम पर थे। जेट्स के रूप में एनर्जी छोड़कर उन्होंने अपने आसपास के इलाकों को बहुत गर्म कर दिया। इस गर्मी ने गैस को केंद्रीय गैलेक्सी में गिरने से रोक दिया और इस तरह किनारे पर मौजूद छोटी गैलेक्सीज को बनने और बढ़ने का मौका मिला। लेकिन इन ब्लैक होल्स का असर यहीं खत्म नहीं हुआ। हाइड्रा ए गैलेक्सी क्लस्टर की यह चैंड्रा इमेज भी वैसे ही विशाल गर्म गड्ढे दिखाती है जो एक्सरे लाइट में चमक रहे हैं। साथ ही इसकी केंद्रीय गैलेक्सी से एक जेट बाहर निकल रहा है। जेट के किनारे मौजूद गैस में आयरन और दूसरे मेटल्स बहुत ज्यादा मात्रा में पाए गए। ये शायद केंद्र में हुए सुपरनोवा धमाकों से पैदा हुए थे। इन मेटल्स को दूर के इलाकों तक पहुंचाकर एक ब्लैक होल ने दूर की गैलेक्सीज में उन एलिमेंट्स के बीज बोए जो हमारे जैसे तारों और सोलर सिस्टम को बनाने के लिए जरूरी हैं। और फिर उन दूर की गैलेक्सीज के ब्लैक होल्स ने अपने आसपास के माहौल को सींचा। शायद ऐसा ही कुछ सेंटोरस ए में हो रहा है, जिसे हैमबर्गर गैलेक्सी के नाम से भी जाना जाता है। एक्स-रेज में आप देख सकते हैं कि केंद्र से एक जेट निकल रहा है। धूल की घनी परतों के उस पार देखकर वैज्ञानिक अब यह मानने लगे हैं कि ये असल में दो गैलेक्सीज हैं जो आपस में टकरा रही हैं। ये कंप्यूटर सिमुलेशन दिखाता है कि ऐसे टकराव का ब्लैक होल्स पर क्या असर होता है। जैसे ही ये दो गैलेक्सीज एक दूसरे के पास से गुजरती हैं, ग्रेविटी का खिंचाव उनके स्पाइरल आकार को बिगाड़ देता है। इससे भारी मात्रा में गैस उनके कोर की तरफ जाने लगती है। जैसे ही ब्लैक होल्स इस गैस को निगलना शुरू करते हैं, वे ब्लास्ट वेव्स छोड़ते हैं जो बची खुची गैस को नई गैलेक्सी की सीमाओं से भी बाहर धकेल देती है। और इस कॉस्मिक नाच के आखिरी पलों में दोनों ब्लैक होल्स एक हो जाते हैं और एक आखिरी महाविस्फोट करते हैं। जरा सोचिए कि हमारी पृथ्वी, हमारा सोलर सिस्टम और हम सब इन दूर दराज के राक्षसों के ही बनाए हुए हैं। सबसे बड़े ब्लैक होल ने इस महान कॉस्मिक संघर्ष में एक दोहरी भूमिका निभाई है। वे ग्रेविटी के उस निरंतर खिंचाव का नतीजा हैं जिसने मैटर को खींचकर गैलेक्सीज, क्लस्टर्स और दूसरी विशाल संरचनाएं बनाई। लेकिन अपनी बेहिसाब शक्ति से वे ऐसी एनर्जी भी छोड़ते हैं जो ग्रेविटी के खिलाफ काम करती है। और ऐसा करके ये अजीब और शक्तिशाली चीजें ही स्पेस और टाइम की असल निर्माता बन गई हैं।